अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टूर लाइंस को समझना। कॉन्टूर लाइंस क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। कॉन्टूर लाइंस, पहली बात तो आप ये समझिए कि किसी ना किसी हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं। हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कॉन्टूर लाइंस क्यों बनाई जाती हैं, ज़रा इसको हम समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई माउंटेन आ गया रास्ते में, ठीक है। मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है। आप जो है आराम से यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। आप जो है इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अचानक से बीच में माउंटेन आ गया, ठीक है। तो ये माउंटेन जो है आपकी मूवमेंट को रोक देगा। अब दो ऑप्शन है, या तो अगर इसके साइड से जाने का कोई ऑप्शन हो तो आप साइड से जाइए, वरना इस पर चढ़ के जाइए। इसने आपके रास्ते में अच्छी खासी बड़ी रुकावट पैदा कर दी। अगर इस माउंटेन का एग्जैक्ट टेरेन, मतलब ये एग्जैक्ट कहाँ कहाँ कितनी हाइट पर है, ये हमको नहीं पता रहेगा, तो क्या ये माउंटेन हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है। तो कॉन्टूर लाइंस क्या करती है ना, एक 3D फिगर को 2D मैप में दिखाती हैं। अच्छा, मान लो इस माउंटेन को अगर हमको मैप पर बनाना हो, 2D मैप पर, इस तरह से, तो क्या इस माउंटेन का हम सिंबल बना दें? मान लो ऐसा कोई सिंबल होता नहीं है, मान लो माउंटेन का सिंबल ये है, तो क्या हम ऐसे सिंबल बना दें? इससे हमारा कोई फ़ायदा होगा? भाई, मैंने आपको 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंबल उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज को नहीं बताता है। तो वैसे ही अगर आप इस माउंटेन का एक सिंबल इमेजिन कर लोगे तो इस माउंटेन की एग्जैक्ट बाउंड्रीज को नहीं बताएगा। तो आपको बस इतना ही पता है कि यहाँ पे कोई माउंटेन है, बट उस माउंटेन की हाइट कितनी है, वो कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सब आपको पता ही नहीं है। तो ये आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है। तो अगर आर्मी को कोई ऑपरेशन करना है जंगल में और वहाँ कोई पहाड़ है, उस पहाड़ की एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है, क्या ज्योग्राफी है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना रास्ता रोक सकता है, इसका आइडिया नहीं होगा तो आर्मी फंस सकती है। इसलिए माउंटेन का कोई सिंबल नहीं होता। माउंटेन एक हाइट होती है, मतलब क्योंकि माउंटेन जो है ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है तो एक हाइट है। तो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्टूर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कॉन्टूर लाइंस क्या करती हैं, एक 3D फिगर को 2D मैप पर दिखाती हैं। अब आप सोच रहे होगे सर, ये सर्वे ट्री जो हमारा होता है, जो पेड़ होता है, वो भी तो एक 3D फिगर है। एक्चुअल ग्राउंड पे एक 3D फिगर ही तो है। उसको हम 2D पर जब दिखाते हैं तो कॉन्टूर लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए तो हमारे पास सिंबल है सर्वे ट्री का। क्योंकि सर्वे ट्री जो है एक पेड़ है, क्या वो आपका रास्ता रोक सकता है? भाई, अगर सामने पेड़ आ भी जाएगा, उसके साइड से निकल जाओ, पेड़ कितना ही बड़ा एरिया कवर कर लेगा भाई। तो पेड़, अगर एक पेड़ है तो उसके लिए हमको कॉन्टूर लाइंस की ज़रूरत नहीं है, उसके सिंबल से ही काम चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि सिंबल उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज को नहीं बताता है। तो पेड़ जो है उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज को ये सिंबल नहीं बताता है, बट हम जानते हैं ना पेड़ की कितनी बाउंड्री होगी भाई। पेड़ तो कहीं एक जगह पे गड़ा होगा ना, वो कितना ही एरिया कवर कर लेगा, उसके साइड से हम निकल जाएंगे। इसलिए पेड़ के लिए कॉन्टूर लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर माउंटेन आ गया ना, तो उसके लिए कॉन्टूर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ उसके सिंबल से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा जानना पड़ेगा किस एरिया में कितना ये माउंटेन फैला हुआ है। और ये कितना फैला हुआ है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें कॉन्टूर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। और मैप पर कॉन्टूर लाइंस को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो माउंटेन है हमारा, वो कितने एरिया में फैला हुआ है। अब ये कॉन्टूर लाइंस किसी माउंटेन को या किसी हाइट को मैप पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई माउंटेन है जो एक्चुअल ग्राउंड पर है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ठीक है, ये कोई माउंटेन एक्चुअल ग्राउंड पर ऐसा है। अगर इसको मैप पर बनाना हो तो कॉन्टूर लाइंस कैसे हेल्प करेंगे, ज़रा समझिएगा। अच्छा, मान लेते हैं ना कि इसका ये जो हाइट है ये 100 मीटर है, ठीक है। मतलब जब नीचे से ऊपर यहाँ पहुँचते हैं तो 100 मीटर पे पहुँच जाते हैं। और इधर भी वही देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं तो 100 मीटर पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 100 मीटर ले लेते हैं। उसके बाद मान लो अगला जो 10 मीटर पे, यहाँ मान लो हम 110 मीटर पे पहुँच गए, ठीक है। 110 मीटर, और इधर भी क्या है, 110 मीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम पहुँच गए 120 मीटर पे, यहाँ पर पहुँच गए 120 मीटर पे। अब मान लो ऊपर सिर्फ 5 मीटर बचे थे, तो यहाँ पे एक स्पॉट हाइट है 125। मान लेते हैं कि 125 मीटर ऊंचा हमारा माउंटेन है, ठीक है। और 100, 110, 120 पे हमने डॉट्स बनाए। अभी क्यों बनाए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हम 100 मीटर से क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइंस नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। कैसे कॉन्टूर लाइंस कंस्ट्रक्ट हुई हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको, एक सेकेंड, इसको मैं बना लेता हूँ पहले।
अब देखिएगा, ये 100 से हमने डॉटेड लाइंस नीचे खींची हैं, इस 100 से भी डॉटेड लाइंस हमने नीचे खींची हैं, फिर 110 से नीचे खींची, 110 से नीचे खींची, उसके बाद 120 से, फिर 120 से। अब 100 वाली को हम 100 वाली से एक सर्किल से ज्वाइन करेंगे, 110 वाली को 110 वाली से एक सर्किल से ज्वाइन करेंगे, और 120 वाली को 120 वाली से एक सेंटर से, एक सर्किल से हम ज्वाइन करेंगे। देखिए 100 को हमने इस 100 वाली से ज्वाइन किया, ये 100 वाली है। फिर हमने 110 वाली को 110 वाली से ज्वाइन किया, थोड़ा इसको और नीचे ले आइए। फिर हमने ये जो 120 वाली है, देखा आपने, 100 वाली डॉटेड लाइंस को और 100 वाली डॉटेड लाइंस को हमने एक सर्किल से ज्वाइन किया, फिर 110 वाली को एक सर्किल से ज्वाइन किया, फिर 120 वाली को एक सर्किल से ज्वाइन किया, फिर ऊपर 125 है तो इसके बीच में मैं लिख देता हूं स्पॉट हाइट 125। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसको करने से फायदा क्या हुआ, जरा इसको हम समझते हैं। अच्छा, पहली बात, क्या आपको ये समझ में आ रही है कि ये जो 100 मीटर वाली जो लाइन है ना, मतलब ये जो सर्किल है जो 100 मीटर वाली हाइट को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ये वाला सर्किल, इस पूरे सर्किल पे ना हर जगह हाइट 100 मीटर है, इसका नंबर है 100। यही कॉन्टूर लाइन से, कॉन्टूर लाइन पे एक नंबर लिखा होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस लाइन पे हर जगह हाइट 100 मीटर है। मतलब यहाँ पर मैंने फिंगर रखी, ये भी 100 मीटर, यहाँ पर फिंगर रखी, ये भी 100 मीटर, यहाँ पर फिंगर रखी, ये भी 100 मीटर। इस पूरे सर्किल पे आप कहीं भी फिंगर रख लो, हर जगह हाइट 100 मीटर की है। अच्छा, ये कैसे बना पता है, सर्किल क्यों बना, जरा इमेजिन करो, इसको 3D में इमेजिन करना, 3D में, ठीक है। और ज़रा ऐसे इमेजिन करो कि हम इस पहाड़ के हम आगे वाले हिस्से से पीछे वाले हिस्से में गए हैं, थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। इसके आगे वाले हिस्से से पीछे वाले हिस्से में गए हैं, देखो ऐसे, ये, और पीछे की तरफ से निकले, ये पीछे की तरफ से। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अगर इस पहाड़ पे यहाँ पर 100 मीटर की हाइट है और इस पे हम एक सर्किल बना दें, मतलब एक धागा, समझो कि पेड़ को हमने एक धागे से बांध दिया, तो उस धागे को अगर पीछे तक लपेट लें हम लोग, पीछे तक लपेट लें, तो क्या ये 100 मीटर के सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा? इसीलिए नीचे ये धागा ही है, समझ लो, ये जो धागा हमने यहाँ पर लपेटा है उसको हमने 2D में ऐसे बनाया है। तो क्या इस पूरे सर्किल पे हर हाइट 100 मीटर होगी? ये बात कुछ समझ में आई, कुछ इमेजिन हुआ? ये 100 मीटर की दोनों हाइट्स को आपस में ज्वाइन करने वाला एक धागा हमने बनाया जो पीछे से भी घूम करके आता है, इमेजिनरी धागा, ये पीछे तक भी घूम के आता है। तो अगर ये 100 मीटर वाले सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे सर्किल पे हर जगह ये हाइट 100 मीटर है। अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? 100 मीटर पे। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 100 मीटर पे। कहाँ खड़ा हूँ? 100 मीटर पे। इस पूरे सर्किल पे हर जगह 100 मीटर हाइट है। वैसे ही 110 मीटर वाली पे भी हमने एक धागा ऐसे समझ लो बना दिया जो पीछे घूम करके आया है, और यहाँ पे देखो 110 बना दिया, ये 110 है। अब देखो मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ तो कहाँ पे हूँ? 110 मीटर की हाइट पे। मैं यहाँ पर फिंगर रखूँ तो मैं कहाँ पर हूँ? 110 मीटर की हाइट पे। अब इस पूरे सर्किल पे, मतलब ये लाइन जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ 110 मीटर की हाइट होगी, यानी कि ये नंबर लिखा है ना 110, तो यहाँ पे हर जगह हाइट ये 110 मीटर की होगी। और अगर नहीं भी लिखा हो ना, तो 100 के बाद आपको समझ जाना है कि अगर अंदर की तरफ नंबर बढ़ रहा है, 100 के बाद ये 125 अंदर बढ़ रहा है नंबर ना, तो 100 के बाद ये 110 होगी, फिर ये 120 होगी, क्योंकि आपका जो 63K/12 वाला मैप होता है ना, उसमें कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं वो 10 के गैप में होती हैं, 10 के गैप में। किसी और मैप में ये 20 के गैप में, 40 के गैप में, 50 के गैप में भी होती हैं, बट 63K/12 जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है, उसमें एक कॉन्टूर लाइन दूसरी कॉन्टूर लाइन से 10 के गैप में होती है, जो कॉन्जिक्यूटिव हो। 100 के बाद अगली कॉन्टूर लाइन 110 की आई, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनके बीच में 10 मीटर का अंतर है। किसमें? क्या इनके डिस्टेंस में? नहीं, हाइट में। ये 100 मीटर की हाइट है, देखो मान लो ये पेन 100 मीटर की हाइट का है, तो ये 100 मीटर की हाइट है, ठीक। मान लो ये वाला जो पेन है ये 110 मीटर की हाइट का है, ये 110 मीटर का है, तो इस 100 और इस 110 के बीच का जो वर्टिकल अंतर है वो 10 मीटर का है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 10 के गैप में होती हैं। यानी ये 100 मीटर है हाइट में, ये 110 मीटर है हाइट में। समझ में आया? तो वैसे ही हमने 110 पे धागा बांधा, वैसे ही 120 पे धागा बांधा। तो देखो, क्योंकि धागा पीछे तक घूम के आ रहा है तो एक सर्किल बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको सर्किल दिख रहा है, ठीक है। ऊपर जाते जाते, अच्छा अब देखो 125 की हमने कॉन्टूर लाइन नहीं बनाई, 125 की हमने स्पॉट हाइट लिख दी। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कॉन्टूर लाइंस 10 के गैप में होती हैं,
ठीक है, तो हम 100 से शुरू करते हुए 100, 110, 120, 10-10 के गैप में ऊपर चढ़ते गए। बट जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमने देखा कि 125 मीटर का पहाड़ है, तो सिर्फ 5 मीटर बचे थे। तो हमारा जो कॉन्टूर लाइन का रूल है कि हर कॉन्टूर लाइन जो अगली वाली होती है उसके बीच में 10 का गैप होना चाहिए, वो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। अगर हमने 125 मीटर वाली हाइट के लिए भी एक कॉन्टूर लाइन बना दी तो ये ब्रेक हो जाएगा ना कि 10 के गैप में कॉन्टूर लाइन होती है, फिर तो यहाँ 5 के गैप में हो जाएंगी। इसीलिए 125 मीटर के लिए हमने एक कॉन्टूर लाइन नहीं बनाई, उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्पॉट हाइट बना दी, स्पॉट हाइट 125। इसीलिए आपने कई जगह मैप में देखा होगा कि ऐसे गोल गोल कॉन्टूर लाइंस बनी होती हैं और उसके बीच में स्पॉट हाइट आपको दिखाई पड़ेगी। आपने कई जगह इसको देखा होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, अब सिर्फ 5 मीटर बचा है, तो 5 मीटर के लिए अलग कॉन्टूर लाइन नहीं बनाई गई क्योंकि कॉन्टूर लाइन 10 के गैप में होती है, इसलिए उसको स्पॉट हाइट से रिप्रेजेंट किया। तो आपको क्या ये इमेजिन हो रहा है कि पहाड़ पे ऊपर जाते जाते ये सर्किल छोटा होता जाएगा? ऑब्वियसली ये पहाड़ इस तरह का है ना, तो ऊपर बढ़ोगे तो सर्किल छोटा होता जाएगा। इसीलिए अगर कोई ऐसी कॉन्टूर लाइंस बनी हुई हैं और उसके सेंटर में आप जाओ तो इसकी जो पीक होती है ना, मतलब ये पीक चोटी इसकी पहाड़ की, ये मान लो 125 मीटर है, ठीक है, तो इसकी जो पीक है पहाड़ की, वो आप जब अंदर जाओगे सर्किल के ना, सर्किल छोटा होता जाएगा। देखो 100 है, फिर छोटा हो गया 110 का, फिर छोटा हो गया 120 का, फिर अंदर जाके 125 है। तो इससे आपको ये भी मालूम चल रहा है कि ये पहाड़ की पीक है। और थोड़ा सा और इमेजिन करो, ये जो सर्किल्स हैं ना, मान लो मेरे हाथ पर हैं, ये जो यहाँ सर्किल्स हैं, इमेजिन करो ये मेरे हाथ पर हैं। अब मैं इसकी टिप पकड़ के ना ऊपर की तरफ खींचूंगा, ऐसा इमेजिन करना। ये जो यहाँ पे लाइंस हैं, इसका जो ये पीक है ना 125 वाला, इसको पकड़ के मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा। तो मान लो ये गोल गोल लाइंस मेरे हाथ पर हैं, इसको पकड़ के मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा। क्या आपको ये पहाड़ बाहर आता दिखाई दे रहा है? क्या ये पहाड़ आपको बाहर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये गोल गोल लाइंस मेरे हाथ पर हैं, मैंने 125 वाली पीक को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। ये मेरे हाथ पर है, 125 वाली पीक को पकड़ के ऊपर खींचा। क्या आपको मेरे हाथ से माउंटेन बाहर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इमेजिन करिए, वही माउंटेन है। अब हम कर सकते हैं, इस माउंटेन को हम पहले मैप पर नहीं बना रहे थे, अब बना सकते हैं। कैसे? ये हमारा मान लीजिए मैप है 2D, हम ये कॉन्टूर लाइंस इस मैप पर ऐसे बना देंगे, ठीक है, और बीच में लिख देंगे 125। गोल गोल हम अपने मैप के ऊपर ये गोल गोल कॉन्टूर लाइंस बना देंगे। तो एक 3D फिगर को हमने 2D में बना दिया, किसकी मदद से? कॉन्टूर लाइंस की मदद से। क्या आपको ये समझ में आया? तो अब क्या होगा कि ये जो कॉन्टूर लाइंस हैं हमने इस मैप पर बना दी, तो इससे हमको माउंटेन का अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर कॉन्टूर लाइंस ऐसे बनी हुई हैं तो ज़रूर माउंटेन इसमें से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, और फिर उस माउंटेन की हमको एग्जैक्ट ज्योग्राफी मालूम चल जाएगी कि अच्छा ये मैप इस तरफ इस हाइट का है और इस तरफ से इस हाइट का है, इतना एरिया कवर करता है, तो हमको अगर ऑपरेशन करना है तो हमको दूसरे एरिया में जाना चाहिए या तो इस पहाड़ पर चढ़ने का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा है, इस तरफ से होता है, 125 मीटर की हाइट का पहाड़ है। तो वो सारी कैलकुलेशन अब हमारे दिमाग में घूमने लगेंगी और हम समझ पाएंगे कि ये जो माउंटेन है हमारा कितना रास्ता रोक सकता है और इस पर चढ़ने की हम क्या तैयारी करें। बात समझ में आई? अब कॉन्टूर लाइंस की हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्या है? अ लाइन ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा कि कॉन्टूर लाइंस क्या करती हैं, इक्वल हाइट के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ये 100 वाली कॉन्टूर लाइन है तो ये सारे इक्वल हाइट के पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है, मतलब इस लाइन पे हर जगह 100 मीटर की ही हाइट होगी। अगर इस पूरी लाइन में आप इमेजिन कर लो कि हर जगह पॉइंट्स हैं जो कि 100 मीटर की हाइट पर ही हैं, ये सारे पॉइंट 100 मीटर की हाइट पर हैं, तो ये सारे इक्वल पॉइंट्स के हाइट को ये आपस में ज्वाइन करती है, पिरोती है एक धागे की तरह। ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी और ये भी। इस पूरी लाइन पर हर जगह हाइट कितनी है? 100 मीटर। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये कॉन्टूर लाइंस है हमेशा आपको गोल गोल ही दिखाई पड़े, कई बार ऐसे लंबी लंबी कॉन्टूर लाइंस भी आपको दिखाई पड़ती हैं। अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं, अलग अलग तरह की हाइट्स होती है, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे नंबर लिख दिया 170, तो इस कॉन्टूर लाइन पर आप जहाँ जहाँ जाओगे, इस कॉन्टूर लाइन पर जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हर जगह 170 मीटर की हाइट रहेगी। अगर यहाँ पे लिख दिया 160, तो इस लाइन पे आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हर जगह 160 मीटर की ही हाइट होगी। ये आपको समझने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए कॉन्टूर। अच्छा ये क्या है? जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल इसलिए लिया है क्योंकि ग्राउंड पे जो है ना, ग्राउंड का लेवल हमेशा बदलता रहता है, कभी कोई बीच में पहाड़ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो ग्राउंड जो है अनइवन होता है। बट सी जो होता है वो एक प्लेजेंट, हम मानते हैं कि सी जो है वो अपनी हाइट चेंज नहीं करता है। और तो मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल, यहाँ मीन लिखना चाहिए।
अबव मीन सी लेवल, यानी हम मीन सी लेवल से देखते हैं कि हाइट कितना ऊपर है। जैसे अगर ये 170 मीटर है ना, एक और बात ध्यान रखिए, अगर नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझ जाना है कि ये 170 मीटर है, ठीक है। जैसे लाइन पे सिर्फ 170 लिखा है तो आपको समझ जाना है कि नहीं भी लिखा है तो ये मीटर है, 160 लिखा है तो ये 160 मीटर की ही बात कर रहा है और किसी यूनिट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ 100 लिखा है, यूनिट नहीं लिखा है, समझ जाना है क्या है, मीटर है। तो ये जो 170 मीटर है, 160 मीटर है, ये हम मीन सी लेवल से देखते हैं, मतलब जो सी लेवल का मीन है, मीन सी लेवल से कितना ऊपर है हम ये देखते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद आगे पढ़िए, कॉन्टूर लाइंस आर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर इन 63K/12 मैप। जो 63K/12 वाला आपका मैप होता है जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें कॉन्टूर लाइंस 10 के गैप में होती हैं। जैसे मान लो ये 100 है तो यहाँ पर मान लो लिखा है 134 की स्पॉट हाइट। अच्छा, अब 100 है, यहाँ 134 है, मतलब इस तरफ चलते हुए बढ़ रहा होगा, ये लॉजिकल बात है। तो नहीं भी लिखा है ना तो आपको समझ जाना है कि 100 के बाद ये 110 वाली है कॉन्टूर लाइन। नहीं भी लिखा है आपको समझ जाना है कि 110 के बाद ये 100, अच्छा ये 124 हो जाएगा फिर, सॉरी, ये स्पॉट हाइट मान लो 124 की है। तो आपको क्लियर है कि भाई अगर 100 से 124 जा रहे हैं तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो 100 के बाद ये 10 के गैप में 110 वाली होगी, 110 के बाद ये 10 के गैप में 120 वाली होगी, उसके बाद अंदर 124 की हमको स्पॉट हाइट मिलेगी। ये बात आपको समझनी है कि आपके 63K/12 वाले मैप में कॉन्टूर लाइंस 10 के इंटरवल में होती हैं, और ये जो इंटरवल है ना 10 का, इसी को कॉन्टूर इंटरवल बोलते हैं। आगे पढ़िए, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइंस इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, थोड़ा नॉइज हो रहा है बैकग्राउंड में, आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही एक तो रेलवे स्टेशन भी है और पीछे एक तो क्या बोलते हैं, ये हाईवे टाइप का भी है, हाईवे भी है, तो वहाँ से बहुत आवाज़ आती है जब गाड़ी वहाँ से पास करती है, तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए, इंटरवल्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइंस इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल। दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइंस की बात कर रहा है। 100 के बाद अगली कौन सी है, 110 वाली। तो 100 और 110 के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है ना, उनके बीच का वर्टिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये 100 मीटर की हाइट है, 100 की है, और ये 110 की है, तो 100 और 110 के बीच की हम वर्टिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं जो कि 10 मीटर का होता है, उसको हम कॉन्टूर इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर लाइंस इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल। ये बात समझ में आई कि 10 के हमेशा गैप में होंगी। अच्छा, 10 के गैप में 100 के बाद ही 90 भी हो सकती थी, है ना, 10 के गैप में 100 के बाद ही 90 भी हो सकती थी, पर हमको कैसे मालूम चला कि 90 नहीं 110 होगी? वो ऐसे मालूम चला कि अंदर 124 की स्पॉट हाइट है ना, तो 100 से 124 इस तरफ नंबर बढ़ रहा है। तो अगर इधर नंबर बढ़ रहा है तो ये 100 के बाद 90 नहीं होगा, क्योंकि नंबर बढ़ना चाहिए ना, 100 के बाद 90 तो कम हो जाएगा। तो 100 के बाद यहाँ पे 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 124। तो 10 के गैप में 110 ही है, 90 नहीं है, ये हमको ऐसे मालूम चला। तो ये भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो कॉन्टूर लाइंस की इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, आई होप इन इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको कॉन्टूर लाइन समझने में आसानी होगी। अब कॉन्टूर लाइंस की कुछ और बातें अभी हम समझ लेते हैं। 3 टाइप की कॉन्टूर लाइंस भी होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टूर लाइंस, इनके बारे में आपको नॉलेज रहेगा तो कॉन्टूर लाइंस से डील करने में आपको आसानी रहेगी। पहली है इंडेक्स कॉन्टूर लाइंस। अगर आप अपने मैप पर देखोगे ना, तो आपको मैप पे जो कॉन्टूर लाइंस दिखेंगी वो 50 के गैप पे, 50 के गैप पे थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क दिखेंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क दिखेंगी। जैसे देखो ये 100 वाली कॉन्टूर लाइन है ना, ये थोड़ी आपको एक्स्ट्रा डार्क दिख रही है, और देखो अंदर ये 150 वाली थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क दिख रही है। 100 के बाद 150 वाली, यानी 50 के गैप में थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क कॉन्टूर लाइंस दिखती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा डार्क कॉन्टूर लाइंस है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं इंडेक्स कॉन्टूर लाइंस। तो देखो ये 100 है, फिर ये 110 है, फिर ये 120 है। कॉन्टूर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। 100 के बाद ये 110 वाली कॉन्टूर लाइन है, फिर ये 120 वाली है, फिर ये 130 वाली है। देखो ये 130 वाली है, एक सेकेंड, ये 110 वाली हो गई, 120 वाली, और ये 130 वाली। फिर ये अंदर ये 140 वाली है, देखो ये वाली। इसके अंदर 150 की है, क्योंकि 100 से इधर चलते हुए नंबर बढ़ रहा था, तो हमको ऐसे मालूम चला कि 100 के बाद ये 110 है, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर 140 है, फिर 150 है। तो देखो 100 के बाद अगली जो डार्क कॉन्टूर लाइन है वो 150 वाली है। ये मैप पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप पहचानोगे इसको। देखिए, ये आपका वही 63K/12 वाले मैप का ही एक प्रिंट है, थोड़ा आप ध्यान से देखना। ये 100 वाली लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो देखो 100 वाली जो लाइन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा डार्क है। इसके बाद जो अगली एक्स्ट्रा डार्क लाइन है वो 150 वाली है। देखो ये 150 लिखा है ना, ये डार्क वाली है, जिसपे ये पेड़ है, स्पॉट सॉरी सर्वे ट्री, जिसपे ये सर्वे ट्री है। देखो ये वाली जो लाइन है ये 150 की है, थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क है बाकियों की अपेक्षा। 100 वाली जो कॉन्टूर लाइन है एक्स्ट्रा डार्क है, उसके बाद 50 के गैप में ये जो 150 वाली है ये एक्स्ट्रा डार्क है। दिखाई पड़ा? ये है आपकी इंडेक्स कॉन्टूर लाइंस, ठीक है।
इंडेक्स कॉन्टूर लाइंस के बाद होती हैं इंटरमीडिएट कॉन्टूर लाइंस। तो इंटरमीडिएट कॉन्टूर लाइंस कौन सी हैं? ये 100 और 150 जो एक्स्ट्रा डार्क है ना, इनके बीच में जो कम डार्क वाली हैं ये इंटरमीडिएट कॉन्टूर लाइंस होती हैं। मतलब ये 110 वाली, ये 120 वाली, ये 130 वाली और फिर ये 140 वाली। तो ये जो 110, 120, 130, 140 जो थोड़ी कम डार्क कॉन्टूर लाइंस है उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉन्टूर लाइंस। तो देखिए यहाँ पे ये 100 वाली थोड़ी सी डार्क है ना, इसके बाद 150 वाली डार्क है और बीच में ये जो लाइंस हैं 100 के बाद ये 110 है। फिर देखिए 120 तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। वही मैंने कहा ना, नहीं भी लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 के बाद ये 110 होगी तभी तो ये 120 होगी, और 120 के बाद ये 130 है। 130 के बाद देखिए पतली वाली यहाँ से निकली, ये 140 है और फिर ये आपको डार्क वाली 150 मिल गई। तो ये जो 110, 120, 130 और 140 हैं, जो दो डार्क कॉन्टूर लाइंस के बीच में थोड़ी कम डार्क कॉन्टूर लाइंस हैं, वो आपकी इंटरमीडिएट कॉन्टूर लाइंस होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद होती है तीसरी टाइप की सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस, या मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म लाइंस। देखो सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस और फॉर्म लाइंस एग्जैक्टली एक नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस का ही एक टाइप है फॉर्म लाइंस, बट आपके फाइल में ना फॉर्म लाइंस को डॉटेड लाइंस दिखाया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये फॉर्म लाइंस ही हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस या फॉर्म लाइंस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो या तो फॉर्म लाइंस कह लो या सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस कह लो, बट आपकी फाइल में फॉर्म लाइंस लिखा हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो फॉर्म लाइंस होती है ना, इनको आपको काउंट नहीं करना होता। ये आपको इंटरविजिबिलिटी जब आप पढ़ोगे वहाँ पे हेल्प करेगा। काउंट नहीं करना मतलब ये जो फॉर्म लाइंस है ना होता, इनको काउंट नहीं करना होता। क्यों? देखिएगा, बताता हूँ आपको। ये 140 है, अंदर जाते हुए नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, 140 है, फिर ये 150 है, फिर देखिए जो डॉटेड लाइंस है ना, ये 160 नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 140 के बाद 150, उसके बाद ये जो डॉटेड कॉन्टूर लाइंस है ये 160 नहीं है। क्योंकि अगर ये 160 होती ना, मान लो ये अगर 160 होती तो फिर ये 154 ना होती। क्यों? क्योंकि कॉन्टूर लाइन के एक सेक्शन में कोई एक ही बात हो रही होगी, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे देखो 140 से इंक्रीज होकर 150 पर आए, 150 से इंक्रीज हो करके अगर 160 पर आते हम, अगर ये कॉन्टूर लाइन जो डॉटेड वाली है 160 होती तो 160 पे तो इंक्रीज हुआ, बट 160 से फिर यहाँ देखो 154 पे आते हुए डिक्रीज हो गया। तो कॉन्टूर लाइन के किसी एक सेक्शन में कुछ एक ही होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कॉन्टूर लाइन के किसी और सेक्शन में कुछ डिफरेंट हो रहा हो वो अलग कहानी है, बट कॉन्टूर लाइन के एक सेक्शन में कुछ एक ही होगा। तो 140 से 150 इंक्रीज हुआ, 150 से 160 इंक्रीज हुआ, बट 160 से फिर 154 तो डिक्रीज हो गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं होगा। तो ये 160 नहीं है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इंटरविजिबिलिटी में ये बात आपको हेल्प करेगी कि डॉटेड वाली कॉन्टूर लाइंस को आपको काउंट नहीं करना होता। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पर कहाँ पर है, देखिए। आई होप आपको ये विजिबल हो। 150 वाली कॉन्टूर लाइन देखिए यहाँ से आई, ठीक है, उसके नीचे 160 वाली आई। अब इसके बाद ये जो कॉन्टूर लाइन, इसका नंबर लिखा नहीं है बट आपको समझ जाना है ये क्या है, ये 170 है। नहीं भी लिखा है तो आपको समझ जाना है कि क्या है, 170 है। तो 150, 160, 170। इसके बाद देखिए डॉटेड लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगे, डॉट 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 डॉट। ये 180 नहीं है, क्योंकि अगर ये 180 होती तो इसके अंदर ही डॉट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये 177 लिखा है यहाँ पे, 177। एक सेकेंड, तो 177 लिखा है यहाँ पे। तो अगर 170 के बाद ही डॉटेड वाली 180 होती ना, तो फिर ये 177 नहीं होती, क्योंकि देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है। 150 से इंक्रीज होकर 160, 160 से इंक्रीज होकर 170। अगर 170 से इंक्रीज होकर डॉटेड वाली 180 होती तो फिर 180 से 177 आने में फिर से डिक्रीमेंट हो गया होता, फिर से डिक्रीज हो गई होती। तो ऐसा नहीं होता है। कॉन्टूर लाइन के किसी एक सेक्शन में कोई एक ही बात हो रही होगी, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इस काउंट, ये आपकी डॉटेड लाइंस हैं, इनको काउंट नहीं करना होता। तो डॉटेड लाइंस को आप इंटरविजिबिलिटी में काउंट मत करिएगा, ठीक है। जब हम इंटरविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि ये वीडियो में इंटरविजिबिलिटी वाले वीडियो में लगा दूंगा, तो सब कुछ मिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इंटरविजिबिलिटी में आपको ये काम आएगा कि डॉटेड लाइंस को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड कॉन्टूर लाइंस हैं ये आपकी सप्लीमेंट्री कॉन्टूर लाइंस या फॉर्म लाइंस होती हैं। अच्छा, फाइनली इंटरविजिबिलिटी में जो बात आपको काम आएगी, एक बात मैं और ऐसी आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दो कॉन्टूर लाइंस ना आपको मिलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लो ये कोई कॉन्टूर लाइन है 150 वाली, यहाँ लिख देता हूँ 150, और कोई कॉन्टूर लाइन 160 की है
जो इस 150 वाली से मिलने लगी। मान लो ये 160 है, देखो ये 150 है, 160 है, तो 160 वाली देखो यहाँ पर आकर के ना इस 150 वाली से मिलने लगी। ऐसा कैसे हुआ? 150 और 160 मिलने कैसी लगी? क्योंकि एक ही जगह पर दो हाइट तो नहीं हो सकती भाई। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये 150 वाली है और इधर से आई 160 वाली मान लो, और दोनों कट हो जाएं। क्योंकि कट हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है ना कि इस पॉइंट पर 150 की भी हाइट है और 160 की भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कॉन्टूर लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए ना। अगर दो कॉन्टूर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो गई, मान लो ये 150 की है, ये 160 की है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना जो मैंने आपको बताया कि कॉन्टूर लाइन अगर नंबर लिखा हुआ है तो उस पूरी लाइन पे हर जगह हाइट 150 है। अगर नंबर लिखा है तो उस पूरी लाइन पर हर जगह हाइट 160 है। अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तब तो इस इंटरसेक्शन वाली पॉइंट की हाइट क्या होगी? फिर तो ये 150 का भी ऑप्शन है, 160 का भी ऑप्शन है। तो क्या एक ही जगह पे दो हाइट पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मिलती हुई आपको यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए दिखाई दे रही होंगी कि एक्चुअल ग्राउंड में ना, मान लो ये 150 का कोई पहाड़ होगा जिसकी हाइट 150 है, इससे सटा हुआ एक और पहाड़ होगा जिसकी हाइट 160 होगी। अब क्योंकि ये दोनों एक्चुअल ग्राउंड में ही इतने पास पास हैं कि जब इनको मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एकदम सटते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में ये दोनों सट नहीं रही हैं, एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रही हैं। बट क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड में ये दोनों हाइट इतनी पास पास है ना कि मैप पर जब हम इनको बनाते हैं तो इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हो ना कि जो एक्चुअल ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं जब उनको मैप पर बनाते हैं तो बहुत छोटी दिखती हैं। अब ये एक्चुअल ग्राउंड पर ही ये दोनों पहाड़ इतने पास पास हैं कि जब मैप पर बनाते हैं कॉन्टूर लाइंस इनकी, तो इनकी कॉन्टूर लाइंस आपस में मिलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों मिल कैसे रही हैं। कभी कभी मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, उसका रीज़न है कि ये एक्चुअल ग्राउंड में ही इतना पास पास हैं कि मैप पर भी मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको इंटरविजिबिलिटी में काम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि जो हमने देखा कि पहाड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्टूर लाइंस को बनाते हैं, क्या उन कॉन्टूर लाइंस को बना देने से हमें कुछ फ़ायदा होता है? क्या माउंटेन का स्ट्रक्चर जानने से कुछ फ़ायदा होता है? तो आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टूर लाइंस की। क्या फ़ायदा होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ माउंटेन का, फिर उसके लिए रिस्पेक्टिव उसकी कॉन्टूर लाइंस बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ऐसा कोई पहाड़ है। अब इसके लिए मैं वही काम करता हूँ जो मैंने पहले किया था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इसकी हाइट 100 मीटर की है। ठीक है, और इसके बराबर में ये हाइट 100 मीटर की है। ठीक है, 100 मीटर की है। फिर यहाँ मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, ये 110 की है। ये 110 की है और ये भी 110 मीटर की है। फिर यहाँ बना लेता हूँ और इसके बराबर में यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये कितने की है? 120 मीटर की है, क्योंकि 10 के गैप में आपकी कॉन्टूर लाइंस होती हैं। और मान लेते हैं फिर ये स्पॉट हाइट हमको मिल गई 124 मीटर की। ठीक है, इस तरह से। अब मैं ज़रा इसको कॉन्टूर लाइंस बनाता हूँ। ठीक है, 100 मीटर से 100 मीटर वाली को ज्वाइन करता हूँ, 110 वाली से 110 वाली को, 120 वाली से 120 वाली को। चलिए ज्वाइन करते हैं इसको। गोल से क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि अगर आप इस माउंटेन पे एक धागा लपेटे ना तो गोल गोल सा ही बनेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो 100 वाली से अगर मैं 100 वाली को ज्वाइन करूं, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर 110 वाली से अगर मैं 110 वाली को ज्वाइन करूं, कुछ ऐसे बनेगा। फिर 120 वाली को मैं 120 वाली से ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो माउंटेन था इसके लिए रिस्पेक्टिव कॉन्टूर लाइंस कुछ ऐसे बनी और अंदर आपकी स्पॉट हाइट 124 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर जाते जाते ये सर्किल छोटे होते जाएंगे क्योंकि ऊपर जाते जाते ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये आपने पहले भी देखा था। अब एक बात को समझिए, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसको बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप नोटिस करो तो कॉन्टूर लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है। ये नोटिस किया आपने? कॉन्टूर लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है। क्या इससे कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं तो माउंटेन के इस तरफ चढ़ाई खड़ी है, खड़ी चढ़ाई है, स्टीप स्लोप बन रहा है। क्या बन रहा है? स्टीप स्लोप। स्टीप का मतलब खड़ी चढ़ाई, तो स्टीप स्लोप बन रहा है।
और यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे जेंटल स्लोप बन रहा है, मतलब यहाँ पे चढ़ाई उतनी खड़ी नहीं है, जेंटल स्लोप बन रहा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम मैप पर देखकर ये बता सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं, उस तरफ से माउंटेन को चढ़ना मुश्किल होगा, और जिस तरफ कॉन्टूर लाइंस दूर दूर हैं उस तरफ से माउंटेन को चढ़ना आसान होगा। तो हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं? हम जाने से पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरफ से खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है। हम इस तरफ से जाएंगे ताकि यहाँ पे जेंटल स्लोप मिले और इस पर हम आसानी से चढ़ जाएं। अगर आपको इस पहाड़ पर चढ़ना हो तो इधर से चढ़ना आसान है कि इधर से चढ़ना आसान है? ऑब्वियसली साफ आपको दिख रहा है कि इस तरफ से चढ़ना आसान है। तो कॉन्टूर लाइंस को बनाने से ये फ़ायदा हुआ, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टूर लाइंस। मैं आपको आपका मैप दिखाता हूँ 63K/12 वाला, एक सेकेंड। अगर आप इसको देखें, ये देखिए, मुझे बताइए, ये एक पहाड़ का ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है ना कॉन्टूर लाइंस। बताइए इस पहाड़ पे किस तरफ से चढ़ना आसान होगा, इस तरफ से या इस तरफ से? इस तरफ से चढ़ना आसान होगा, क्योंकि कॉन्टूर लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये इस तरफ ज़्यादा है, और इस तरफ देखिए बहुत पास पास, इतना छोटा सा डिस्टेंस है, ये देखिए एकदम पास पास है कॉन्टूर लाइंस। तो पहाड़ की इस तरफ से चढ़ना पहाड़ को मुश्किल होगा, और इस तरफ से चढ़ना आसान होगा। इस तरफ से चढ़ना भी आसान होगा, इस तरफ से चढ़ना फिर मुश्किल होगा। देखो पास पास है कॉन्टूर लाइंस, फायदा हुआ इससे। ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टूर लाइंस, कि अगर कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर पहाड़ की चढ़ाई बहुत खड़ी है, खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे स्टीप स्लोप बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? स्टीप स्लोप बन रहा होगा। तो यहाँ पर चढ़ना मुश्किल है, यहाँ पर कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे जेंटल स्लोप बन रहा होगा, मतलब इस पर चढ़ना आसान होगा, इस पर चढ़ाई उतनी खड़ी नहीं होगी। तो कॉन्टूर लाइंस को बना देने से हमको ये मालूम चलता है, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस माउंटेन के बारे में। ये बात आपको समझ में आई? क्या फ़ायदा हुआ? ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टूर लाइंस। अब हम कुछ और एप्लीकेशन बढ़िया बढ़िया इसके देख लेते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टूर लाइंस दिखाता हूँ, और साथ में दिखाता हूँ कि वो किस तरह के माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़रा इस फिगर को देखिए, ये जेंटल स्लोप है। अगर आप देखें तो इसमें कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस ठीक ठाक है, मतलब ये भी मैं किसी के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसके कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ। ज़रा इसको देखिए, ये स्टीप स्लोप है। अगर आप इसमें देखें जेंटल स्लोप में, तो कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप स्टीप स्लोप में देखें तो कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है, अब आप जेंटल स्लोप के लिए जो पहाड़ बना है उसको देखिए। ये देखिए, इस पहाड़ पर चढ़ना बड़ा आसान है, इस पहाड़ पे आप चढ़ सकते हो, है कि नहीं? फील हुआ आपको? इस पर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, इस पर आप चढ़ सकते हो, चढ़ सकते हो ना, क्योंकि जेंटल स्लोप है, कॉन्टूर लाइंस दूर दूर हैं। बट ज़रा इस पहाड़ को देखो, ये स्टीप स्लोप है, इसमें कॉन्टूर लाइंस पास पास है। इसको देखो, क्या इस पर चढ़ना उतना आसान होगा जितना इस पर चढ़ना आसान है? इस पर चढ़ना उतना आसान नहीं होगा, इस पर आपको मेहनत लगेगी। इस पे जो स्लोप है वो स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर चढ़ना मुश्किल होगा। खड़ी चढ़ाई है इसलिए कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं, और चढ़ाई आसान है इसलिए कॉन्टूर लाइंस दूर दूर हैं। आइए अब कॉन्टूर लाइन का एक और एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्टूर लाइंस में ना इस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा है ना इस तरफ ज़्यादा है, दोनों तरफ बराबर है, तो कैसा पहाड़ बनेगा? जैसे मतलब नॉर्मल कॉन्टूर लाइंस हैं कुछ इस प्रकार की, ना इस तरफ डिस्टेंस में कोई बहुत अंतर है ना इस तरफ कोई बहुत अंतर है। ठीक है, बीच में मान लीजिए कोई स्पॉट हाइट है ऐसी। ठीक है, ना इधर बहुत अंतर है ना इधर बहुत अंतर है, तो कैसा पहाड़ बनेगा? तो एक कोनिकल हिल बनेगा। कोनिकल हिल, कोन कैसा होता है? अगर आप इसका टिप पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें तो एक ऐसा कोन निकलेगा, ऐसा। ना इस तरफ से ये क्या बोलते हैं स्टीप या जेंटल है, ना इस तरफ से। मतलब कि दोनों का कंपैरिजन करना चाहें आप तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा खड़ी चढ़ाई है कौन सा आसान चढ़ाई है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इधर से भी वही बात पड़ेगी, इधर से भी वही बात पड़ेगी। बट इसमें आप बोल सकते हो, देखो इसमें आप कह सकते हो कि इस तरफ खड़ी चढ़ाई है और इस तरफ आसान चढ़ाई है। बट इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें दोनों तरफ लगभग सेम ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों तरफ कॉन्टूर लाइंस का डिस्टेंस बराबर होता है तो एक कोनिकल हिल मिलता है। कैसा मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इसमें देखें तो कॉन्टूर लाइंस में ना इधर और ना इधर कोई ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है बट ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइंस लगभग बराबर हैं, कॉन्टूर लाइंस का डिस्टेंस आपस में बराबर है, इधर भी बराबर है। तो जो हमको हिल मिला है, कोनिकल हिल, कुछ ऐसा मिला है। देखिए,
अब इसमें ना तो इधर से कोई बहुत अंतर पड़ेगा या ना इधर से कोई बहुत अंतर पड़ेगा, कहीं से भी चढ़ लो। इधर से चढ़ना चाहो यहाँ से चढ़ लो, इधर से चढ़ना चाहो यहाँ से चढ़ लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोनिकल हिल फॉर्म हुआ है और कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर तरफ लगभग बराबर है। ये बात समझ में आई? तो ये बात आपको समझ में आई? अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप इस टिप को पकड़ के खींचें तो आपको ऐसा ही पहाड़ दिखता हुआ इमेजिन होगा। जरा इसमें खींच के देखिए, इसमें क्या इमेजिन हो रहा है। इमेजिन करिएगा, मेरे कहने पे मत कहिएगा, ठीक है? अगर आप इसकी टिप पकड़ के खींचते हो, क्या इमेजिन हो रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि यही पहाड़ निकलेगा? इसका टिप पकड़ के खींचना चाहें तो यहाँ पास पास है ना, तो आपको भी लगेगा कि यार खींचते टाइम ना इधर जो है ऐसे चढ़ाई बन रही है और इधर जो है वो ऐसे चढ़ाई बन रही है, लंबी चढ़ाई बन रही है। ऐसे फील हुआ? खींचो इसको, तो इधर ऐसे बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, है ना? सेम पहाड़ निकलता हुआ फील हो रहा है, ठीक है? तो इस कॉन्टूर लाइंस के स्ट्रक्चर से आप इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि पहाड़ पे किस तरफ से चढ़ना आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो कॉन्टूर लाइंस के कुछ एप्लीकेशन हमने देखे, अभी और कुछ देखने हैं हमको। हमने कोनिकल हिल देख लिया, ठीक है? हमने स्टीप और जेंटल स्लोप देख लिया। यहाँ पे जेंटल स्लोप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्टीप स्लोप फॉर्म हो रहा है और ये कोनिकल हिल फॉर्म हो रहा है। तो चलिए इसके हम लोग कुछ और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि पहाड़ों पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप कैसे फॉर्म होते हैं और उन कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप वाले पहाड़ों को कॉन्टूर लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक कॉन्वेक्स स्लोप का कॉन्टूर लाइंस है और उसके रिस्पेक्टिव ये पहाड़ है। अब ये कॉन्वेक्स स्लोप कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा आप यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में ना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है, जो आगे जाता हुआ बढ़ने लगता है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस छोटा है कॉन्टूर लाइंस के बीच का और यहाँ पर चलते चलते बढ़ने लगता है, ठीक है? इससे क्या हुआ, आपने एक बात नोटिस करी इस पहाड़ में? देखिए, मुझे बताइए, क्या इस पहाड़ में इस पोर्शन में चढ़ना मुश्किल है और इस पोर्शन में चढ़ना आसान है क्या? यहाँ पर डिफिकल्ट है और यहाँ पर इजी है, क्या ऐसा आपको फील हुआ? अगर आप यहाँ से चढ़ना शुरू करोगे ना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक बार यहाँ पर चढ़ जाओगे तो यहाँ से काम आसान है चढ़ना। ये फील हुआ? इसीलिए स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं, क्योंकि अगर इसको पॉइंट ए बोल दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ए से बी जाना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए कॉन्टूर लाइंस पास पास हैं, बट यहाँ पर पहुँच जाने के बाद थोड़ा सा काम आसान हो जाता है बी तक जाने के लिए। तो ये कॉन्वेक्स स्लोप फॉर्म हो रहा है। अब कैसे पहचानो कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? तो कॉन्वेक्स इस तरह का है, कॉनकेव मैं आपको बता देता हूँ कि कॉनकेव आप कैसे पहचानोगे। तो कॉनकेव के अपोजिट वाला कॉन्वेक्स ऐसे ही पहचान जाओगे। तो पहले कॉनकेव देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि कॉनकेव कैसे होता है। ये कॉन्वेक्स स्लोप है, ठीक है? ऐसे बना है, कुछ ऐसा है ये कॉन्वेक्स स्लोप है, ठीक है? यहाँ पर चढ़ना डिफिकल्ट है, फिर चढ़ना आसान है, इसीलिए स्टार्टिंग में लाइंस पास पास हैं क्योंकि डिफिकल्ट है यहाँ पे चढ़ना, फिर लाइंस दूर दूर है। अब कॉनकेव स्लोप को देखते हैं। ये देखिए, ये आपका कॉनकेव स्लोप है। अगर आप कॉनकेव स्लोप में देखें तो स्टार्टिंग में चढ़ना आसान है क्योंकि लाइंस दूर दूर हैं कॉन्टूर, और बाद में चढ़ना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। ये बात आपने देखी? अब अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल दूं और इसको मैं पॉइंट बी बोल दूं, तो मुझे बताइए, क्या ए से स्टार्टिंग में चढ़ना आसान है क्या? देखिए यहाँ पे चढ़ना आसान है, आप यहाँ तक आराम से चढ़ लोगे, इस पोर्शन तक। यहाँ पर इजी है चढ़ना, क्या आप आसानी से यहाँ तक आ जाओगे क्या? फिर जब आप यहाँ पहुँचोगे ना, जब आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर चढ़ना डिफिकल्ट है। फील हुआ? यहाँ तक चढ़ना इजी है, यहाँ पे चढ़ना डिफिकल्ट है, इसीलिए बाद में कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। ये आपने देखा, स्टार्टिंग में कॉन्टूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ तक चढ़ना आसान है, फिर कॉन्टूर लाइंस पास पास हो जाती हैं तो यहाँ पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो ये डिफिकल्ट है। ये स्लोप कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है अगर आपको पहचानना, उसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है, देखिए इसके नाम में केव आ रहा है, केव। केव इसके नाम में आ रहा है ना। अगर आप इसको ऐसे बनाएं तो कुछ ऐसा बना है क्या? कुछ ऐसे बना है क्या? है ना? अगर इस पहाड़ को देखें तो कुछ ऐसा बना है, और कॉनकेव में केव आता है। तो अगर आप इस तरफ से आएँ, अपने हाथ को लेकर के आएँ, तो ऐसा लग रहा है कि आप केव में घुस रहे हो, ठीक है? आप केव में घुस रहे हो, यानी गुफा में घुस रहे हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये कॉनकेव स्लोप बना हुआ है। और अगर आप कॉन्वेक्स स्लोप देखो तो कॉन्वेक्स स्लोप में कुछ ऐसा बना हुआ है ना, तो बाहर की तरफ से ही आना। अगर बाहर की तरफ से आओगे तो आप गुफा में नहीं घुस पा रहे,
क्योंकि ये जो ऐसे निकला हुआ है इसका आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। तो गुफा में नहीं घुस पा रहे। अंदर से मत आ जाना, पहाड़ के अंदर से नहीं आओगे, ऊपर से ही आओगे ना। तो यहाँ से अगर आप अपना हाथ लेकर के आओ तो आप गुफा में नहीं घुस पा रहे, क्योंकि इसका आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ऐसे पहचान सकते हो कि ये वाला कॉन्वेक्स स्लोप है और इसमें गुफा में घुस पा रहे हो तो ये कॉन्केव स्लोप है। ठीक है, तो कॉन्केव में ऐसे बना हुआ है और कॉन्वेक्स में कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉन्केव स्लोप ऐसा है कि स्टार्टिंग में लाइंस दूर दूर हैं, बाद में पास पास हो जाती हैं, तो स्टार्टिंग में चढ़ना आसान है, बाद में चढ़ना डिफिकल्ट है। कॉन्वेक्स में क्या है, लाइन शुरू में पास पास है तो शुरू में चढ़ना डिफिकल्ट है, बाद में दूर दूर है तो बाद में चढ़ना आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्लोप भी हमने यहाँ पर देख लिए, और ये देख लिया कि कॉन्वेक्स स्लोप को कौन सी कॉन्टूर लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं और उसके रिस्पेक्टिव कैसा माउंटेन बनता है, और कॉन्केव स्लोप में भी देख लिया कि कैसी कॉन्टूर लाइंस बनती हैं और कैसा माउंटेन रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि प्लेट्यू कैसे बनता है। तो एक प्लेट्यू कुछ इस तरह का पहाड़ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये प्लेट्यू है, और ज़्यादातर आपने ऐसे पहाड़ भी देखे होंगे प्लेट्यू, जो इस तरह के पहाड़ होते हैं। इसमें क्या है ना, इस पहाड़ की आपको पीक नहीं मिलती। जैसे आपने बाकी पहाड़ देखे ऐसे बनते थे, इसकी एक पीक मिलती थी ना, चोटी मिलती थी। इसकी चोटी बहुत लंबी है, इसकी चोटी है ही नहीं। मतलब इस तरह के पहाड़ ज़्यादातर आपने देखे होंगे, है ना, क्योंकि ये जो इस तरह के पहाड़ होते हैं ये आपने कम ही देखे होंगे, ज़्यादातर आपने यही पहाड़ देखे होंगे। तो इसकी चोटी नहीं मिलती, आप इस पर लंबा जो है, इस पर चढ़ने के बाद लंबा चल सकते हो इस पहाड़ पे। इसकी चोटी जल्दी नहीं मिलती है। तो अगर इसके लिए आप कॉन्टूर लाइंस बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बनेंगी। देखो, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और उसके बाद फिर मान लो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ज़रा देखना कैसा ये स्ट्रक्चर बनता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, बीच में कोई पीक नहीं है, बीच में काफ़ी खाली एरिया है। ठीक है, ये एम्प्टी है, काफ़ी बीच का एरिया काफ़ी एम्प्टी है। तो ऐसी कॉन्टूर लाइंस को देख के आप बता सकते हो कि ये प्लेट्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसकी सेंटर में कोई पीक नहीं मिल रही है। जैसे आपने बाकी पहाड़ जब देखे थे, जैसे आपने ये पहाड़ देखा, कोनिकल हिल देखिए, तो कोनिकल हिल में सेंटर में आपको इसकी पीक दिखाई पड़ रही थी ना, मतलब कि सेंटर में इसकी चोटी, यहाँ से खींचोगे तो यहाँ पे इसकी चोटी 124 मीटर आपको दिखाई पड़ेगी। तो सेंटर में छोटे छोटे जब सर्किल्स होते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि इस पहाड़ की एक चोटी है। बट यहाँ पे सेंटर में कोई छोटा सर्किल है ही नहीं है, जो लास्ट सर्किल है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है। मतलब अगर इसमें सर्किल्स ऐसे होते ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्किल अंदर की तरफ होते, तब इस पहाड़ में एक चोटी वाला पहाड़ निकलता। बट सेंटर में इसकी कोई चोटी नहीं है, यानी इसकी कोई पीक नहीं है, पीक नहीं है। तो सेंटर में इसकी कोई पीक नहीं है, इससे आपको मालूम चला कि ये प्लेट्यूज हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे पहाड़ हैं जिनकी ऊपर पीक नहीं रहती, आप ऊपर काफ़ी लंबा चल सकते हो, काफ़ी लंबा ट्रेवल कर सकते हो, काफ़ी लंबा सरफेस होता है इनके ऊपर के साइड में। तो मैं आपको प्लेट्यू भी दिखा देता हूँ, प्लेट्यू कैसे होते हैं, इसको देखिए। ये है आपका प्लेट्यू। अगर आप इसका कॉन्टूर लाइंस देखें तो सेंटर में आपको कहीं पर भी कोई पीक नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब अगर सेंटर में और कुछ सर्किल्स होते जो छोटे छोटे होते तो इसकी पीक बनती ना। सेंटर में कोई सर्किल ही नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटर पूरा खाली है इसका मतलब कोई पीक नहीं होगी इसकी, और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, इस पहाड़ में ऐसे ऊपर चढ़े, फिर यहाँ कोई पीक नहीं है, आप यहाँ पे बहुत लंबा ट्रेवल कर सकते हो इसके सरफेस पे, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहाँ पे लाइंस पास पास हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप स्लोप बना है, खड़ी चढ़ाई है। फिर लंबा कोई पीक नहीं दिखता आपको, तो लंबा यहाँ पे कोई पीक नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे लाइंस पास पास है, तो यहाँ पे जो ढलान है वो भी काफ़ी खड़ी है नीचे की तरफ, इस तरह से दिखा आपको। तो इस प्लेट्यू के लिए ये फिगर बनता है, ये आपका प्लेट्यू है। इस तरह के पहाड़ भी आपने देखे होंगे, यहाँ पे आपको कोई पीक नहीं मिलती है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कोई कोनिकल हिल नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और लाइंस को देख के आप बता सकते हो कि सेंटर में कहीं पर भी आपको इसके छोटे छोटे कॉन्टूर लाइंस नहीं दिख रहे हैं जो इसकी पीक बनाते हों। तो इसकी पीक नहीं होती है, लंबा सरफेस इस तरह का होता है। तो ये पहाड़ आपका प्लेट्यू है। ये मैं आपको आपके मैप पर दिखाता हूँ, जो 63K/12 का मैप है उसका मैंने एक हिस्से का प्रिंट निकाला है, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कहाँ प्लेट्यूज़ हैं। और ये आपको वाइवा वाली वीडियो में हेल्प करेगा। मैं एक वाइवा के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे कहूँगा कि ये रीजन प्लेट्यू रीजन है। तो कौन सा रीजन प्लेट्यू रीजन है मैं आपको आपके मैप पर दिखाता हूँ, 63K/12 वाले मैप पे। ये देखिए, ये आपके 63K/12 वाले मैप के ही एक हिस्से का प्रिंट है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, ये थोड़ा लाइट प्रिंट है, नहीं प्रिंट तो काफ़ी डार्क है, मतलब कॉन्टूर लाइन्स ही थोड़ी सी लाइट बनी हुई थी। देखिए ये हैं, आपको कॉन्टूर लाइन्स दिखी, कुछ मैं दिखाता हूँ, देखिए बना करके ऐसे हैं ये
ये हैं। अगर आप मैंने फिगर बनाया था प्लेट्यू का इस तरह का, एक सेकेंड, ये जो फिगर है अगर आप इसको सेंटर से काट दो तो कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या? मतलब कंप्लीट करोगे तो ऐसा बनेगा, आधा आधा देखो। और वही फिगर आपको यहाँ दिख रहा है क्या? इसकी भी सेंटर में कहीं कोई पीक नहीं दिखाई पड़ रही होगी आपको। मतलब ये गोल घूम के आया होता, फिर इसके अंदर और भी सर्कल्स होते, तब तो इसकी पीक दिखाई पड़ती ना। जैसे ये जो प्लेट्यू का कॉन्टूर लाइंस बना है, इसको बीच से कट करो तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर हम और कॉन्टूर लाइंस बनाए होते तो कुछ ऐसा ही बनता। और ऐसा ही फिगर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखो बीच में कहीं कोई पीक नहीं दिखाई पड़ रही है। मतलब ये पूरा गोल होता है, इसके अंदर और सर्किल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बीच में कोई पीक नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो आपका रीजन है ना, ये प्लेट्यू रीजन है। आपको वाइवा वाली वीडियो में ये हेल्प करेगा। मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ पर कॉन्टूर लाइंस ऐसे बनी हुई है ना, ये प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ इस तरह के हैं, देखिए बहुत सारे पहाड़ इस तरह के हैं जिनके ऊपर आप काफ़ी लंबा ट्रेवल कर सकते हो। तो ये प्लेट्यू रीजन आपका कहलाएगा। ये वाइवा वाली वीडियो में आपको हेल्प करेगा, अभी समझ लो। इसीलिए कि ये 63K/12 वाले ही मैप का प्रिंट है, उसमें जब कॉन्टूर लाइंस ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, इसका सेंटर में कोई पीक नहीं है, तो ये प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, इसको अगर हाफ में करो तो ऐसा बनता है, सेंटर में कोई पीक नहीं है, सेंटर में कोई पीक नहीं है। तो ये आपका प्लेट्यू रीजन बनेगा आपके मैप के ऊपर। तो आई होप प्लेट्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली आपकी कॉन्टूर लाइंस है रिज। रिज क्या होता है? रिज वो पहाड़ हैं जिन पहाड़ में मल्टीपल चोटियाँ होती हैं, मल्टीपल पीक्स होती हैं। जैसे आपने पिछले प्लेट्यू में देखा, उसकी कोई पीक नहीं होती है, बट रिज में क्या होता है, मल्टीपल पीक्स होती हैं। मल्टीपल पीक्स यानी मल्टीपल चोटियाँ होती हैं एक ही पहाड़ की। देखिए ये सेंटर है, देखिए ये भी एक चोटी है 600 वाली, सॉरी 600 ऊपर वाला है, ये अंदर, ये भी 700 ही होगा। यहाँ पर ये जो चोटी है, फिर ये चोटी है, फिर ये चोटी है, देखिए 3-3 चोटियाँ आपको दिखाई पड़ी, यानी 3-3 पीक्स हैं इसकी। और देखिए ये पहाड़ कितनी पीक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीपल पीक्स आपको दिखाई पड़ेंगी, मल्टीपल चोटियाँ उस पहाड़ की दिखाई पड़ेंगी, उसको रिज बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेंटर में देखें तो मल्टीपल है, 1 2 3। अब एग्जैक्टली इसी पहाड़ का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब समझाने के लिए। इसमें तो और भी बहुत सारी पीक्स हैं, यहाँ पर भी पीक है, फिर यहाँ पर पीक है, फिर यहाँ पर कई सारी पीक्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीपल पीक्स को दर्शाने के लिए रिज बोलते हैं उसको। मतलब जहाँ पे सेंटर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई पड़े, इससे आपको यही मालूम चल रहा है ना कि इस पहाड़ में यहाँ पर भी एक पीक है, यहाँ पर भी एक पीक है, और यहाँ पर भी एक पीक है। तो जब मल्टीपल पीक्स होती हैं तो मल्टीपल पीक्स को हम कहते हैं रिज। तो मतलब जहाँ पर आपको मल्टीपल पीक्स दिखाई पड़े अपने मैप पे, तो समझ जाना कि यहाँ पे रिज फॉर्म हो रही है। मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत सारे पहाड़ों की चोटियाँ काफ़ी पास पास इस तरह से बनी हुई हैं। देखिए मल्टीपल चोटियाँ हैं। प्लेट्यू में कोई चोटी नहीं थी, आपको बहुत बड़ा सरफेस मिल रहा था चलने के लिए, बट यहाँ पे जगह जगह चोटियाँ, यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये रिज है, ठीक है, यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो रिज में मल्टीपल पीक्स होती हैं, मल्टीपल चोटियाँ होती हैं। इसके बाद फाइनली हम लोग देख लेते हैं आपकी वैली, वी शेप्ड वैली। वैली कैसी होती है? वैली होता है दो पहाड़ के बीच का रास्ता, है ना। जैसे देखिए ये एक पहाड़ है, इस तरफ खत्म हो रहा है, ये एक पहाड़ है, इस तरफ शुरू हो रहा है, इसके बीच का ये जो रास्ता है ना, इसको बोलते हैं वैली यानी घाटी। ये घाटी का क्षेत्र है। तो ये आपको कॉन्टूर लाइन से कैसे मालूम चलेगा? जहाँ पे कॉन्टूर लाइंस उल्टा वी बना रही हैं, उल्टा वी। जैसे वी शेप्ड वैली है ना, अगर आप यहाँ पे शेप देखो तो ये वी बन रहा है, वी है ना, ये वी शेप बन रहा है। तो जब ये एक्चुअल में वी शेप बनेगा तो कॉन्टूर लाइंस पर उल्टा वी बन रहा होगा, ठीक है। ये उल्टा वी है, देखिए उल्टा वी, उल्टा वी है। और बीच में एक नदी यहाँ पे दिखा दी और वही नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है। अब नदी बहे ना बहे पर घाटी है, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र। कश्मीर की घाटियों के बारे में आपने सुना होगा। तो दो पहाड़ के बीच की ये घाटियाँ हैं। तो देखिए जब घाटी बनती है एक्चुअल ग्राउंड पे तो ये वी बनती है, वी वैली, वी शेप का वैली बनता है। और कॉन्टूर लाइन्स इसको उल्टे वी से रिप्रेजेंट करती हैं। तो कॉन्टूर लाइन्स को देख के आप उल्टा वी जब बनेगा तो समझ जाओ कि यहाँ पर वैली फॉर्म हो रही है। तो ये रही कॉन्टूर लाइंस की सारी बातें। हमने कॉन्टूर लाइंस को बहुत डिटेल में समझा, उसका मतलब समझा, उसका एप्लीकेशन समझा, उसके टाइप्स भी समझे, और सबसे इंपॉर्टेंट था उसका एप्लीकेशन कि कॉन्टूर लाइंस को बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टूर लाइंस हमने इसलिए बनाई क्योंकि माउंटेन के सिर्फ सिंबल से काम नहीं चलता, ठीक है, और सिंबल कोई होता भी नहीं माउंटेन का, और माउंटेन के सिंबल से काम नहीं चलता। हमको माउंटेन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को जानना था, और उसमें हमारी हेल्प करी हमारी कॉन्टूर लाइंस ने। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितनी भी मैंने आपको ये सब फोटोज़ दिखाई, जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप, ठीक है, कॉनकेव स्लोप, कॉन्वेक्स स्लोप, है ना,
इन सारी फ़ोटोज़ का मैं PDF इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगा दे रहा हूँ। तो अगर आपको कभी बाद में रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और ये सारी फ़ोटोज़ का मैंने वहाँ पे PDF लगा दिया है। तो वहाँ से आप कॉन्टूर लाइंस देख लीजिएगा कि कैसी बनती हैं और कैसे पहाड़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस सारी फ़ोटोज़ को मैं PDF में करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।